हेलो दोस्तों, तो एक और माफिया का खात्मा हो चुका है, यानी कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की कहानी भी अब खत्म हो चुकी है। माफिया से नेता बने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है और वो करीब 19 साल से जेल में बंद था। मुख्तार के खिलाफ 65 केस दर्ज हैं और इसमें हत्या का आरोप, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल है। इसमें से उसे 8 मामलों में सजा हो भी चुकी है। 21 केस विचाराधीन है। सिर्फ मुख्तार ही नहीं, उसके पूरे परिवार के सदस्यों पर भी कानून का शिकंजा कसा गया है। मुख्तार की बीवी अफसा अंसारी लंबे समय से फरार चल रही है। उस पर 50,000 का इनाम है। वही लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सवाल ये उठ रहा है कि पत्नी अफसा अंसारी सामने आएंगी या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अफसा अंसारी की गिरफ्तारी चुनौती बनी हुई है। अफसा अंसारी पर कुल 11 केस दर्ज हैं। वहीं मुख्तार का घर गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद के दर्जी टोला यूसुफपुर गांव में है। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 101 केस दर्ज है और अकेले मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में हत्या के 8 मुकदमे समेत 65 मामले दर्ज हैं और वो बांदा जेल में बंद था। भाई अफजाल अंसारी की अगर बात करें तो उस पर 7 मामले, भाई सिगवल्लुतहा अंसारी पर 3 केस और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे अमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर 1 मुकदमा दर्ज है। अब बताते चलें कि अफसा पर गाजीपुर कोतवाल, मोहम्मदाबाद कोतवाली, नंदगंज, मऊ, लखनऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अफसा अंसारी पर कोतवाली थाना क्षेत्र में 406, 420, 386, 506 के तहत मामला दर्ज है। अफसा पर गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है। वहीं पुलिस रिकॉर्ड में अफसा अंसारी IS 191 गैंग के सदस्य के तौर पर चिन्हित है। कुछ मामलों में अफसा के साथ उसके 2 भाइयों की भी पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अफसा की तलाशी में कई स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन नतीजा सिर्फ यही रहा कि वह नहीं मिली और इसके चलते अफसा पर घोषित इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दिया गया। बढ़िया मोबाइल में। वहीं मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश में अपराध के बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा। गैंगस्टर से राजनेता बना और हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर 5 बार विधायक चुना गया। मुख्तार अंसारी का 1963 में एक प्रभावशाली परिवार में जन्म हुआ और उसने खुद का गिरोह खड़ा किया। उसके बाद सरकारी ठेकों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। चंद समय में माफिया के रूप में पहचान बना ली और अपराध की दुनिया में प्रवेश कर लिया। अपराध से उसका जुड़ाव 1978 में शुरू हो गया था। तब अंसारी सिर्फ 15 साल का था और कानून के साथ उसका पहला बार सामना तब हुआ जब उस पर गाजीपुर के सैदपुर थाने में आपराधिक धमकी की FIR दर्ज करवाई गई थी। करीब 1 दशक बाद यानी कि 1986 में वो ठेका माफिया मंडली में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। तब तक उसके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में हत्या का एक और मामला दर्ज हो चुका था। अगले दशक में मुख्तार अंसारी अपराध का एक आम चेहरा बन गया और उसके खिलाफ गंभीर आरोपों के तहत कम से कम 14 और मामले दर्ज किए गए। हालांकि उसका बढ़ता आपराधिक ग्राफ राजनीति में एंट्री पाने में बाधा नहीं बन सका। मुख्तार अंसारी पहली बार 1986 में मऊ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए और उसने 2002 और 2007 के विधानसभा चुनावों में निर्दलीय चुनाव लड़ा और इसी सीट पर जीत हासिल की। 2012 में उसने कौमी एकता दल लॉन्च किया और मऊ में फिर से जीत हासिल की। 2017 में वो फिर से मऊ से जीता और 2022 में उसने अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए सीट खाली कर दी। अब्बास ने इस सीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की और उसके बाद सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं और इस समय वो यूपी सरकार में मंत्री हैं। 2022 के चुनाव के वक्त राजभर और सपा ने अलायंस में चुनाव लड़ा था। मुख्तार 2005 से जेल में है और उसने 2007, 2012 और 2017 का चुनाव जेल में रहकर ही जीत लिया। मुख्तार करीब 19 साल से जेल में बंद था और 2005 में उसने मऊ दंगे में नाम आने के बाद सरेंडर कर दिया था।
उसके बाद से मरने तक यानी कि 28 मार्च 2024 तक मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश और पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद रहा। वहीं 2005 में उसके खिलाफ हत्या समेत 28 आपराधिक मामले और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अधिनियम के तहत 7 मामले दर्ज हुए और सितंबर 2022 से 8 आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया और अलग अलग अदालतों में 21 मामले विचाराधीन हैं। मुख्तार को हाल ही में करीब 37 साल पुराने केस में सजा सुनाई गई थी और उसे फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस हासिल करने का दोषी भी पाया गया था। इस केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने अंसारी को आजीवन कारावास और 2-2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी और इसके बाद पिछले 8 महीनों में उत्तर प्रदेश की अलग अलग अदालतों द्वारा यह 8वां मामला था जिसमें मुख्तार को सजा सुनाई गई और दूसरी बार उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो ये तो हमने आपको जो केस उस पर दर्ज हुए थे वो बताए थे, लेकिन अब हम आपको शुरू से ऐसी पूरी कहानी बताएंगे जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट में आया। मुख्तार अंसारी पर क्या क्या जो कार्यवाहियां हुई हैं वो सभी हम बताएंगे और उसने किस तरीके से गुंडा राज चलाया और राजनीति में भी वो लगातार बना रहा। ये सारी चीज हम शुरू करेंगे शुरुआत से, जानेंगे एक एक कड़ी की आखिर कैसे मुख्तार अंसारी के बुलंद इतने हौसले ज्यादा हो गए कि वो कहीं ना कहीं लोगों से डरना ही बंद कर दिया था और उसके बाद जेल में रहने के बाद भी वो 3 बार चुनाव जीत चुका था। आखिर ऐसा क्या था कि मुख्तार अंसारी ने अपना नाम इतना ऊंचा कर लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे आजादी के पहले का समय रहा हो या फिर बाद का। लेकिन 70 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई से इस इलाके की फिजा खराब कर दी गई। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूकें उठाई, बाद में खुद राजनीति में उतर गए। 80 के दशक में माहौल बदल रहा था। पिछले पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं बल्कि टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वहीं से ले पाते थे जो बाहुबली होते थे। इलाके में शिक्षा का माहौल था, लेकिन यहाँ से बेरोजगारों की फौज निकल रही थी। रोजगार की तलाश में हताश युवा कब किस माफिया के चंगुल में फंस जाए कोई नहीं जानता था। ऐसे लोग अपने आका के एक इशारे पर मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते थे। कट्टा रखना शान समझा जाता था। कई लोग साइकिल पर बंदूकें लेकर चला करते थे। पूर्वांचल का ही एक जिला है गाजीपुर। कहा जाता है कि यहाँ पर अफीम, अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होता है और यहाँ पर यह भूमिहार बहुल इलाका है। कुछ लोग इसे भूमिहारों का वेटिकन भी कहते हैं। बनारस यहाँ से करीब और कहा जाता है कि गाजीपुर वालों को बनारस में ही सब कुछ मिलता है, यानी कि अगर देखा जाए तो बनारस वहां से बहुत करीब है और जो वहां के लोग हैं उन्हें बनारस में ही सब कुछ मिल जाता है, केवल मुंबई छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यही मिल जाती है। पुराने लोगों को हथियारों की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर ही होती है। जी हाँ, गाजीपुर के ही यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ और उनके दादा आजादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके के इज्जतदारों में गिना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे और मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से ही जाना जाता है। कुछ लोग इसको बड़का फाटक भी बोलते हैं। मुख्तार मजबूत कद, काठी और दबंग स्वभाव के थे और उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वह मनगढ़ंत थे और उसके साथ ही वह जो कहें वही हो, यह उनके स्वभाव में था। वह अपनी क्लास में सबसे लंबे थे और क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखा करते थे। निशानेबाजी उनका काफी ज्यादा अच्छा शौक रहा करता था। माफिया से नेता बने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की अब कार्डियक अरेस्ट से मौत हो चुकी है। वो करीब 19 साल से जेल में बंद था। मुख्तार के खिलाफ 65 केस ऑलरेडी दर्ज थे। गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजकमल बताते हैं कि इंटर की पढ़ाई के बाद मुख्तार ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी दोस्ती हुई साधु सिंह से। साधु सिंह और मकनू सिंह दोनों सगे भाई थे। दोनों गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण नेता के लिए काम किया करते थे, जिनकी अदावत ठाकुर माफिया से थी। वहीं ब्राह्मण और ठाकुर माफिया रेलवे के ठेके के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। उस दौरान पूर्वांचल के गोरखपुर और आसपास के जिलों में आए दिन गोलियां चलती रहती थी।
साधु सिंह की संगत से मुख्तार को मंजिल दिखने लगी और उन्हें लगने लगा कि अगर लंबा रास्ता तय करना है तो बाहुबली तो बनना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुख्तार का तकिया कलाम बना हनुमान गियर। किसी भी तरह का काम करना हो, अगर मुख्तार को पसंद आ गया तो वह कहते रहे हैं कि हनुमान गियर लगावत हुई, यानी कि हनुमान गियर लगा रहा हूं। अभी भी कहते हैं कि हनुमान गियर लगाना पड़ेगा। हनुमान गियर यानी कि साम दाम दंड भेद से यह काम करना है। बता देते हैं दूसरा गुट अपने आका को यही बताता है कि अरे वहां तो हनुमान गियर लगा हुआ है। 80 से 90 के दशक में गाजीपुर जिले की एक और खासियत थी। बता देते हैं कि राज्य हाईवे से सरकारी बसें इस जिले को पार करके चला करती थी, जैसे बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस। लेकिन किसी सरकार में इतना दम नहीं था कि वह गाजीपुर के इंटरनल इलाके में सरकारी बसें मुख्यालय तक चला ले। इन सारे रूटों पर माफिया का कब्जा था, जो अपने अपने बेड़े की बसें चलवाते थे और इसे जनता का भी समर्थन मिलता था, क्योंकि बसों की जो टाइमिंग है वो फिक्स हुआ करती थी। मोहम्मदाबाद से गाजीपुर बनारस के लिए बस कितने बजे चलेगी, कब पहुंचेगी, कहां कहां कब कब रुकेगी, यह सब कुछ तय हुआ करता था। लोग बताते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग इससे घड़ी मिलाने की बात किया करते थे। वहीं सच्चिदानंद राय भी दबंग किस्म के थे। उनसे जुड़े लोगों की बसें मोहम्मदाबाद से चलती थी। बताया जाता है कि मुख्तार से जुड़े लोग भी इस कारोबार में शामिल थे और किसकी बस कब निकलेगी इसको लेकर विवाद हो गया। सच्चिदानंद राय वहां मौजूद नहीं थे। मुख्तार भारी पड़ गए और सच्चिदानंद को यह गवारा गुजरा। कहा जाता है कि फनफनाए सच्चिदानंद मुख्तार के घर फाटक तक चढ़ गए और मुख्तार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। कुछ दिन बाद ही सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। नाम मुख्तार का आया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। इससे पहले शूटर माला गुरु की हत्या में भी नाम लिया गया था, लेकिन सच्चिदानंद की कहानी बड़ी हो गई और एक एक कर ऐसी कहानियां जुड़ती गईं जो मुख्तार माफिया की नगरी में बड़े होते गए, यानी कि काफी ज्यादा बातें फैलती गई और मुख्तार अंसारी का नाम उसमें जुड़ता गया। ब्रजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी, ये जो नाम है इसके चलते भी मुख्तार अंसारी काफी ज्यादा नामी हुए, यानी कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के रास्ते पहले अलग अलग थे। दोनों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन साधु सिंह मुख्तार के संधि थे और उस इलाके में खास दोस्ती को संघी कहा जाता है। साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी एक जमीन के टुकड़े को लेकर ब्रजेश सिंह के परिवार से हो गई और इस लड़ाई में साधु सिंह के गैंग के पांचू सिंह ने ब्रजेश सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। साधु सिंह की संगत की वजह से ब्रजेश सिंह मुख्तार को दुश्मन मानने लगे और वहां पर अदावत बढ़ती गई। मुख्तार ठेका पट्टी में तेजी से अपना काफी ज्यादा फैलाने लगे, अपना काम फैलाने लगे और उधर ब्रजेश बदले की आग में जल रहे थे। आजमगढ़ के तरैया में एक ही दिन 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें ब्रजेश सिंह का नाम आया। वह ठाकुरों की आपस की लड़ाई थी, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के बाद यह तय हो गया था कि पूर्वांचल में ही 2 ही लोगों की दबंगियाई चलेगी। एक गुट मुख्तार के साथ जुड़ गया तो दूसरे ने ब्रजेश सिंह की शरण ले ली। अब ठेका नाक का सवाल बन गया। वहीं ब्रजेश सिंह साहिब सिंह की सरपरस्ती से अलग होकर खुद मैदान में उतर चुके थे। पुलिस उन्हें खोज रही थी, लेकिन उसके पास कोई भी फोटो नहीं थी जिससे ब्रजेश की पहचान हो सके। कहा जाता है कि बनारस से इलाहाबाद की तरफ ब्रजेश भारी पड़ते और बनारस से गाजीपुर मऊ की तरफ मुख्तार। ऐसे में गैंगवार लाजमी था और इसमें कई लोगों की जाने गई। साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में आए थे और आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा दिया। साधु अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को देखने हॉस्पिटल आए थे। पुलिस कस्टडी में ही उन्हें मार दिया गया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में थे और आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा दिया। उस दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ और उनके भाई और मां समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में कुल 21 लोग भी घायल हुए थे और उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। बता देते हैं कि मुख्तार महत्वाकांक्षी मुख्तार का परिवार कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था और उसके पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी राजनीति में दखल रखते थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल ने उसे आगे बढ़ाया और 1985 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी में विधायक चुने गए। सीट थी गाजीपुर की, मोहम्मदाबाद और कांग्रेस के दौरे में
भाई को चुनाव जिताने में मुख्तार का बड़ा हाथ माना जाता है। इसके बाद मुख्तार की राजनीतिक महत्वाकांक्षी हिलोरे मारने लगी और मुख्तार अब अपनी छवि चमकाने के लिए लग चुके थे। गाजीपुर में उस समय हैंडलूम का काम भी प्रमुखता से होता था, लेकिन बिजली की समस्या थी। मुख्तार ने इसे मुद्दा बना लिया। उन्होंने अफसरों पर दबाव बनाया कि उन्हें तय करना होगा कि इलाके में बिजली कितने घंटे आएगी। इसका असर दिखने लगा। लोगों को लगने लगा कि मुख्तार उनके लिए लड़ सकते हैं। फाटक पहुंचने वालों की संख्या बढ़ने लगी और राजनीति में उन्हें एक अलग ही दमखम दिखाने का मौका मिल गया। बता देते हैं कि विधायकी का ताज मुख्तार गाजीपुर में ही किसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बात बैठ नहीं रही थी और उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। मायावती ने उन्हें 1996 में मऊ से मैदान में उतारने का आदेश दिया। मऊ की सीट मुस्लिम बहुल है और यह मुख्तार के लिए वरदान साबित हुई। मुख्तार 96 में पहली बार बीएसपी से विधायक चुने गए और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से 2017 तक वे लगातार यहां से चुने जाते हैं। पहली बार चुनाव जीतने के बाद दुनियादारी का दायरा उन्होंने थोड़ा और बढ़ा लिया। जब मोहम्मदाबाद में 24 घंटे लाइट रहती थी तो लोग अंदाजा लगा लेते थे कि मुख्तार शहर में है। कहा जाता है कि लखनऊ से निकलने के पहले वह बिजली विभाग के अधिकारियों से यह मुरकर करा लेते थे कि बिजली नहीं कटनी चाहिए। फिर फाटक पर दरबार लगता था। झगड़े में फंसी जमीनें हो, पार्टनरशिप का विवाद हो, शादी करके भी कोई लड़का लड़की को रखने को तैयार ना हो, किसी की बेटी की शादी की पैसों की वजह से ना हो रही हो और किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा जमा लिया हो, पीएचसी पर डॉक्टर ना आ रहा हो, कोई सड़क ना बन रही हो, सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हो या फिर किसी दफ्तर में किसी का काम ना हो रहा हो तो लोग फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद के ही एक बुजुर्ग बताते हैं कि मुख्तार के कारिंदे शहर में घूमा करते थे। किसी के सताए लोग उनसे आसानी से संपर्क कर लेते थे। फैसला फाटक पर होता था और वहीं से फरमान जारी हो जाता था। समझाया और प्यार से ही जाता था, लेकिन सामने वाले को पता होता था कि ना मानने के नतीजे क्या हो सकते हैं। मुख्तार को एसयूवी का भी शौक रहा है। बता देते हैं कि उनके एसयूवी के बेड़े में कई गाड़ियां होती थी। उन गाड़ियों की सीरीज का कोई भी आप बता सकते हैं कि आखिरी नंबर क्या हुआ करता था? तो बता दें कि उनकी सभी गाड़ियों के आखिरी नंबर में 786 जरूर हुआ करता था। कई लोग तो यह भी बताते हैं कि मुख्तार किस गाड़ी में बैठे हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। वहीं मुख्तार और उनके लोगों को करीब से जानने वाले बताते हैं कि मुख्तार की गाड़ी या फिर उनके काफिले की गाड़ी का ड्राइवर बनना आसान बात नहीं थी। ड्राइवर वही बन सकता था जो दुश्मनों को दूर दूर से पहचानता हो और किसी भी रास्ते से गाड़ी निकालने में एक्सपर्ट्स हो। इसीलिए उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता था। वहीं अब चलते हैं गाजीपुर बनारस इलाके से जुड़े पुराने पत्रकार एक जो है वो ये बताते हैं कि 1995 और 96 में श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की सीढ़ियों से तेजी से चढ़ रहा था। बहन से छेड़खानी करने वाले की हत्या कर वह बैंकॉक भागा, फिर लौटा तो गैंगस्टर बनकर लौटा। उसकी उम्र कोई 22 से 24 साल रही होगी। उसे बिहार के माफिया सूरज भान की सरपरस्ती मिल गई और इसके बाद वह ठेके पट्टे, रंगदारी, फिरौती, हत्या की सुपारी जैसे कामों में लग गया। वह मान बैठा था कि अगर तेजी से काम कमाना है और नाम कमाना है तो बड़े बरगदों को गिराना होगा। उसने हरिशंकर तिवारी को धमकी दे दी, जो बड़े नाम के साथ विधायक भी रह चुके थे, और इसकी धमकी देने के बाद अंसारी भी इस पूरे नाम से वाकिफ हो गया था। कहा जाता है कि तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के मामा को साथ लेकर घूमने लगे ताकि वह गोली न चला सके। तिवारी की पुरानी अदावत वीरेंद्र प्रताप शाही से थी और दोनों के बीच खूनी गैंग में पूर्वांचल कई बार थर्राया, कई लाशें गिरी, लेकिन 90 के आखिरी दशक में दोनों को स्थापित मिल गया। और बता देते हैं कि राजनीति में सक्रिय होने के बाद अब उस तरह के अंधेर गर्दी हो भी नहीं सकती थी। हरिशंकर तिवारी को बच गए, लेकिन वीरेंद्र शाही को श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर छन्नी कर दिया। इसके बाद बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की उसने हत्या कर डाली। उसका अंदाज देखकर बड़े से बड़े माफिया डर गए और बताया ये जाता है कि लखनऊ में एक बार फिर मुख्तार का काफिला निकला, लेकिन कुछ दूर जाते ही श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्तार के ड्राइवर ने ये पहचान लिया और उसके बाद से गाड़ियां वहां से निकली और सीधे फाटक पर आकर रुकी। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर तक तूफान से पहले की शांति बनी रही।
अब इतना ही नहीं, मुख्तार इन सब चीजों में काफी आगे थे तो मुख्तार पर हमले भी हुए। मुख्तार 1986 में मऊ से बीएसपी के विधायक चुन लिए गए थे और 15 जुलाई 2001 को मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद के लिए निकला। विरोधियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी कि उस चट्टी में एक ट्रक पर सवार हमलावरों ने मुख्तार को टारगेट करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोग मारे गए। कहा जाता है कि मुख्तार की गाड़ी से गोली चली और हमलावरों में से एक मनोज राय ढेर हो गया। बता दें कि बिहार का मूल निवासी मनोज राय बनारस में रहता था और गायकी में उभर रहा था। मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह मामला अब भी चल रहा है। कहा जाता है कि इस वाकये के बाद ही ब्रजेश सिंह ने इलाका छोड़ दिया और फिर मुंबई पहुंच गया। वहां सुभाष ठाकुर और इसके बाद दाऊद से मिला। दाऊद के जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए जे हत्याकांड हुआ और जिसमें ब्रजेश का नाम आया। ब्रजेश सिंह को 2008 में ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के बाद गैंगवार होना तो तय था। उधर गाजीपुर में एक नया लड़का अपनी जगह बना रहा था। नाम था कृष्णानंद राय। ब्रजेश अमूमन भूमिगत रहकर काम करता था। उसे एक चेहरे की जरूरत थी और जिसकी कमी कृष्णानंद राय ने पूरी की। ब्रजेश को यह यकीन था कि अगर मुख्तार को कमजोर करना है तो उनकी राजनीति खत्म करनी होगी। मुस्लिम बहुल मऊ में यह संभव नहीं था जहां से मुख्तार जीतते थे, लेकिन मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे और उनके भाई अफजाल को घेरना आसान था क्योंकि वह मुस्लिम आबादी 10% हो चुकी थी। कृष्णानंद राय ने यहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती दे दी। वहीं 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अफजाल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी विधायक चुने गए। मुख्तार और एलएमजी कांड क्या था ये भी हम बताएंगे। 2002 में मुख्तार मऊ से विधायक चुन लिए गए और उन्होंने खुद पर हुए हमले से सहानुभूति बटोरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तब मोबाइल और वीडियो रिकॉर्ड करने का जमाना नहीं था। वह छोटी मोटी सभाओं में कहा करते थे कि भूमिहारों और सवर्णों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा परिवार तो इन्हीं के बल पर हमेशा चुनाव जीतता रहा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी दुश्मनी किससे है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो यकीनन करना ही पड़ेगा। उधर कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी में चला करते थे। उन्हें ब्रजेश का बैकअप था और उधर आरोप लगा कि मुख्तार सेना के एक भगोड़े ने एलएमजी खरीदने की जुगत में लगे हुए हैं और उन पर पोटा के तहत केस दर्ज करने वाले एसटीएफ में डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने यह दावा किया कि उन्होंने मुख्तार को यह कहते हुए सुना था कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सामान्य राइफल से नहीं भेजी जा सकती, इसीलिए एलएमजी का इस्तेमाल और इंतजाम दोनों करना पड़ेगा। इसके लिए 1 करोड़ में सौदा तय हो रहा था। शैलेंद्र सिंह ने केस तो दर्ज कर एलएमजी भी बरामद कर ली, लेकिन मुख्तार को गिरफ्तार करने की हसरत अधूरी ही रह गई। उन पर इतने दबाव पड़े कि उन्हें इस्तीफा ही देना पड़ा और उन पर मुकदमे भी लाद दिए गए। अब योगी सरकार ने उन पर लगे मुकदमे वापस लिए हैं, लेकिन नौकरी की अव्यवस्था और जो अवस्था है वह पार कर चुके हैं, इसीलिए बहाली पर विचार नहीं हो पाया है। बताते चले कि कृष्णानंद की हत्या 2002 में विधायक चुने जाने के बाद की गई थी। कृष्णानंद राय की पब्लिक डीलिंग बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं उन्हें यह लगने लगा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि पर हमला करना आसान नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि 2005 में मुख्तार पर मऊ में दंगा कराने के आरोप लगे थे। वहीं भरत मिलाप पर हुए पथराव के बाद शुरू हुई हिंसा में कई लोग मारे गए थे और कुछ फुटेज में ये दावा किया गया था कि मुख्तार खुली जिप्सी में घूमकर एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ भड़का रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना था कि वह लोगों को समझा रहे थे। मुख्तार निर्दलीय विधायक चुने गए थे, पर सपा सरकार का बरहदस्त यहाँ पर हासिल था और राज्यपाल राजेश्वर राव के मऊ दौरे के बाद मुख्तार पर शिकंजा कसा गया और गाहे बगाहे पर बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी निकल जाते थे। 29 नवंबर 2005 को उन्हें करीमुद्दीनपुर इलाके के सोनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वह बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए। इसकी मुखबिरी हो गई। शाम 4 बजे के आसपास जब वह अपने गांव गोड उर लौट रहे तो तभी बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। यह सामान्य हत्या नहीं थी। यह बताने के लिए था कि आपके इलाके में आपके लोगों के बीच घुसकर मारा है। कृष्णानंद राय की चुटिया उस समय फेमस हो चुकी थी
जब कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चुटिया काट ली ना। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा, बसें फूंकी गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। वहीं राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। गाजीपुर जेल में मुख्तार को माननीय मुख्तार से जाना जाता है। जी हां, 2005 में मुख्तार ने गाजीपुर जेल को ठिकाना बना लिया। अब 2 दरबार कभी फाटक पर लगता था तो वह गाजीपुर जेल में लगने लगा। ऐशो आराम के सारे इंतजाम वहीं किए जाने लगे। यूपी के डीजीपी रहे ब्रजलाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि मुख्तार ताजी मछली खा सके, इसीलिए जेल परिसर में तालाब खुदवा दिया गया। एक डिप्टी एसपी अखबार लेकर जाते थे, एक दरोगा मुख्तार के प्रेस किए गए कपड़े पहुंचाने का काम करते थे। निशानेबाजी का शौक इतना कि जेल में गुलेल से निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते थे। गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार राज कमल कहते हैं कि मुख्तार और ब्रजेश सिंह के लोगों में एक खास अंतर यह है कि इस गैंग के लोग निशानेबाजी में पारंगत हैं। पहले कई ऐसी हत्याएं हुई हैं जिनमें केवल एक गोली का इस्तेमाल हुआ और टारगेट खत्म हो गया। वहीं ब्रजेश सिंह एंड गैंग का नाम जहां भी आता है वहां वर्स्ट फायरिंग हुई है, यानी कि मैगजीन खाली कर दी। और मुख्तार के लिए काम करने वाले लोगों का भरोसा राइफल पर रहा है। वहीं ब्रजेश सिंह पर जो पहला आरोप हत्या का लगा था उसमें AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। बता देते हैं कि 2009 तक राजनीतिक हालात बदले। सूबे की कमान मायावती के हाथ में थी। गाजीपुर जेल में STF ने छापा मारा तो मुख्तार के सेल में फ्रीज, कूलर, गैस सिलेंडर समेत कई सामान मिले। इसके बाद मुख्तार को मथुरा जेल भेज दिया गया। इसके बाद परिस्थितियां बदली तो उन्हें लखनऊ उन्नाव होते हुए 2018 में बांदा जेल में भेज दिया गया। बताते चलें कि मुख्तार के लिए जेल मुफीद है। जी हां, कहा जाता है कि मुख्तार को जेल में कभी गुरेज नहीं रहा। एक व्यापारी से रंगदारी मांगने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी। तिहाड़ में उनकी मुलाकात सुभाष ठाकुर से हुई जिन्हें बाबा कहा जाता है। जानकारों का ये कहना है कि वहां से उन्हें नया दर्शन मिला। केवल बाहुबल से कुछ नहीं होगा, सत्ता की हनक साथ होनी चाहिए, वरना एक हवलदार भी जिस दिन अपनी पर आ जाएगा तो फाटक के दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर देगा। जेल में नए साथी मिलते हैं जो जरूरत पड़ने पर काम आते हैं। जयराम से जुड़े लोगों की जिंदगी जुदा होती है तो जवान के लिए जान दे भी सकती है और ले भी सकती है। मुख्तार को तिहाड़ से ही यह ज्ञान भी मिला कि जब दबाव ज्यादा हो तो जेल सबसे मुफीद जगह है। बशर्ते अपनी शर्तें पर रहने की आजादी मिले। इसीलिए मुख्तार ने कभी जेल में परहेज नहीं किया। गाजीपुर जेल तो उनके घर जैसी थी। बाकी जिन जेलों में रहे वहां उनके पहुंचने के पहले कारिंदे पहुंच गए। जेल के आसपास के इलाकों में ये लोग ठिकाना बना लेते हैं और किराए पर घर ले लेते हैं। आना जाना और मिलना जुलना सभी कुछ जारी रहता है। वही धंधे की सारी खबरें समय पर मुख्तार को मिलती रहती हैं। हालांकि उन्हें जेल में पेशी पर ले जाने के दौरान मारने की साजिश भी हुई है। बिहार के एक गुंडे लंबू शर्मा को 6 करोड़ में इस काम की सुपारी दी गई थी। बम बनाने के माहिर लंबू को 50 लाख रुपए पहले मिलने थे और इसके लिए वह बिहार की जेल से भाग निकला था। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी को बम से उड़ाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे किसी और मामले में गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि 2013 और 2014 में प्रदेश की फिजा बदलने लगी थी। 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों के हौसले बुलंद होने लगे थे। कई वाक्य ऐसे सामने आए कि 2 मर्डर करके कोई जेल चला गया और आया तो ठेले वालों तक से रंगदारी मांगने लगा। जनता त्रस्त हो चुकी थी। केंद्र में 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी। ऐसे में 2017 में जनता ने पूरी तरह सत्ता पलट दी। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने कड़े एक्शन लिए। अपराधियों के जाल को तोड़ना सरकार का एजेंडा बन गया। वहीं 2018 में कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी और मुख्तार के लिए काम करने वाले मुन्ना बजरंगी की बागपत जिला जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से मुख्तार को उत्तर प्रदेश की जेल असुरक्षित रखने लगी और इसी दौरान पंजाब के एक व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई कि मुख्तार के आदमी ने उससे रंगदारी मांगी है। यह मामला सही है या फिर बनाया गया, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन
कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया। इधर कई मामलों में उत्तर प्रदेश की अदालतों में मुख्तार को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वह स्वास्थ्य का बहाना देकर कन्नी काटता रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश की जेल में जाना होगा, इसके बाद ही उन्हें बांदा जेल के लिए लाया जाएगा। मुख्तार विधायक तो लगातार चुने जाते रहे, लेकिन सांसद बनने की इच्छा अधूरी रह गई। 2009 में देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। बनारस की सीट बीजेपी के हाथ से निकल चुकी थी और पार्टी इस प्रतिष्ठित सीट को हर हाल में हासिल करना चाहती थी। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी ने बनारस का उम्मीदवार बना दिया और दूसरी ओर बीजेपी से खार खाई मायावती ने मुख्तार अंसारी को बीएसपी का टिकट दे दिया। मुख्तार अब आगरा सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्होंने वहीं से अपना पर्चा दाखिल किया और बनारस की लड़ाई रोचक हो गई। मुकाबला जोशी बनाम अंसारी हो गया। भीषण गर्मी में वोट पड़ रहे थे, लेकिन मुस्लिम इलाकों में अलग जोश था। कहा जाता है कि दोपहर में हल्ला हुआ कि मुख्तार जीत रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हुए। लोगों को घर से निकाल कर बूथ तक पहुंचाया गया। मुरली मनोहर जोशी मात्र 17,000 वोट से मुख्तार को हरा पाए। हालात फिर बदले और मुख्तार को बीएसपी से निकाल दिया गया और इसके बाद अफजाल, मुख्तार और सिग बुल्लुतहा तीनों भाइयों ने मिलकर कौमी एकता दल नाम की एक पार्टी बनाई। 2014 में मुख्तार घोसी संसदीय सीट से उम्मीदवार बने, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया और मुख्तार को मऊ सदर से टिकट मिल गया। मुख्तार फिर विधायक बन गए। आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी के नाम कई ऐसे केस थे जो दाखिल किए गए थे और उसके बाद ऐसे कई केस थे जिनसे उन्हें बरी कर दिया गया। आपको बताते चले मुख्तार अंसारी ने कई मर्डर किए और कई नामी गिनामी लोगों से हाथ मिला लिया, लेकिन अब एक जो खबर सोमवार को आई है उसके बाद से लोगों में एक ऐसी हलचल है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को खाने में जहर दिया गया है, बल्कि डॉक्टरों का ये कहना है कि मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट आया था और अरेस्ट की वजह से ही उनकी जान गई है, लेकिन लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या मुख्तार अंसारी की बीवी है वो अब सामने आएंगी या फिर नहीं। तो ये देखने के लिए आप लगातार अटल पथ पर बने रहिए, क्योंकि इसके आगे की जो खबर है वो मैं आपको देती रहूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।